बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था और हमने एफसीएफएस एल्गोरिदम तक हम लोग देख पाए थे और हमारी वीडियोस क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी तो हमने कोशिश ये की है कि अब उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे जो एसजेएफ है, प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव और आरआर और प्रायोरिटी, ये सारे एल्गोरिदम्स जो हैं हम इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो एसजेएफ में ये होता है कि ये एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब की बुनियाद पे काम करता है। लाइक अगर आपका प्रोसेस जो है, अगर उसका बर्स्ट टाइम कम है, उसको कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो सीपीयू क्या करेगा, उस प्रोसेस को जो इसका बर्स्ट टाइम कम है उसको पहले एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। और प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में फर्क ये होता है कि नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में अगर एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम जो करंटली एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस है उससे कम है, तो जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो वेट करेगा। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा होगा। और प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा होगा कि क्योंकि प्रीएम्प्शन हो जाएगी, मतलब अगर स्मॉल शॉर्टेस्ट जॉब वाला कोई प्रोसेस आएगा तो जो करंटली एग्जीक्यूटिंग लार्ज साइज बर्स्ट फॉर टाइम वाला, याद रखिएगा बर्स्ट टाइम करंट वाला उसके साथ कंपेयर होगा कि अभी उसका बकिया उसको कितना टाइम चाहिए। अगर वो नए आने वाले प्रोसेस से उसका नए प्रोसेस जो है उसका बर्स्ट टाइम कम है और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि ज्यादा बर्स्ट टाइम वाला जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है उसके डेटा को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर सेव करेगा और नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस जो स्मॉलर बर्स्ट टाइम वाला होगा उसको सीपीयू में लोड करेगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म होगी तो अगर उस दौरान कोई और आ जाएगा तो वो अगेन उसके अंदर से प्रीएम्प्शन होगी, और यानी प्रीएम्प्शन से मुराद ये कि सीपीयू को स्नैच कर लिया जाएगा प्रोसेस से और दूसरे को दे दिया जाएगा। सो इस तरह से एसजेएफ इस तरह से काम करता है, नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। और ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ये जो प्रीएम्प्टिव है ये फास्ट है एज कंपेयर टू नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, सो ये इस तरह से है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आरआर एल्गोरिदम है, जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, ठीक है, ये ऐसा है कि जिसके अंदर तकरीबन हर प्रोसेस की टर्न जो है एक सर्टेन टाइम के बाद आ जाती है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीशन जब भी हो सो हर प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, हर प्रोसेस को इक्वल टाइम दिया जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये आरआर एल्गोरिदम है। और प्रायोरिटी एल्गोरिदम के अंदर प्रायोरिटीज डिफाइन की गई हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बात नहीं भूलनी है आपको, मैं बार बार बताता हूं कि ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं इन सब के अंदर याद रखिएगा अराइवल टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने हमेशा अराइवल टाइम के हिसाब से, इस मामले में आपने सुस्ती नहीं दिखानी, आपने अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेसेस को सॉर्ट करना है। जिसका अराइवल टाइम पहले है उसको पहले लिखें, जिसका अराइवल टाइम उसके बाद है सेकेंड, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद अगर फर्ज करें एक प्रोसेस का अराइवल टाइम अभी नहीं आया और उसकी शॉर्टेस्ट जॉब है, तो इसका मतलब वो तो अभी आया ही कोई नहीं है, आप उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। सो जो प्रोसेस अराइव हो चुके हैं उनको कंपेयर करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब देख रहे हैं, अगर एक प्रोसेस अराइव हो चुका है तो आप उसकी प्रायोरिटी देखेंगे। सो अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस को सॉर्ट कर लीजिएगा। सो ये अगर मिस्टेक आप करेंगे तो आप बिल्कुल सारा काम गलत कर देंगे। और सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो गैंट चार्ट बनाना है। ये एल्गोरिदम गैंट चार्ट की हद तक अप्लाई होता है। जो ही गैंट चार्ट आपका बनता है, आगे आपका टेबल मौजूद है, उस टेबल के अंदर वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी है। सो आपने समझना क्या है, पहली बात आपने सॉर्ट करना है सारे डेटा को अराइवल टाइम के हिसाब से। सेकेंड नंबर पे आपने गैंट चार्ट क्रिएट करना है, यानी इस एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। जब प्रोसेसेस प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करवा देंगे, अब उन्हीं वैल्यूज को जो आपकी गैंट चार्ट के ऊपर जो वैल्यूज हैं उसी बेस पे आपने टेबल को फिल करना है।
सो यही हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप ये अच्छे से कर लेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, अब जरा डिटेल के अंदर हर एक एल्गोरिथम को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। ये भी सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए एक एल्गोरिथम है। अब हम ये देख रहे हैं कि FCFS की जगह अगर हम कोई और एल्गोरिथम यूज करें तो उससे परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, सो हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को। सो हम देख रहे हैं कि यहां पर हम जो है, अगेन देखिए हमारी डेटा गिवन है, हमें प्रोसेसेस गिवन है और हमने अराइवल टाइम के हिसाब से सबसे पहला काम ये किया है कि इनको सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि अराइवल टाइम सबका सेम है इसलिए हमने सपोज किया है कि 0 मिलीसेकंड पे ये सारे के सारे प्रोसेसेस आ चुके थे, इसलिए हमने इनको उसी प्रोसेस, अगर ये सेम टाइम पे प्रोसेसेस अराइव हुए हों तो हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस आईडी के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सो ये एक और आपको चीज पता चल गई है। नाउ अब देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम ये करता है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है उसको पहले एग्जीक्यूट करता है। अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगर वो शॉर्टेस्ट जॉब, अगर दो प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब वाले इकट्ठे आ गए तो वो देखेगा कि उसको एग्जीक्यूट करेगा जो कि सबसे शॉर्टेस्ट जॉब होगी, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ओके, सो आप देख रहे हैं कि जब हमने गैंट चार्ट इसके ऊपर बनाया है तो हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले P4 जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, आप देख रहे हैं इन सब में सबसे कम वैल्यू ये P4 की है। सो बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम है उसको सबसे पहले हमने लिखा है। और क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है हमने ये कहा है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि ये क्या करेगा, अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको एग्जीक्यूट होने देगा, बीच में उसको यानी उसको वेटिंग पे डाल के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कोई शॉर्टेस्ट जॉब होगी। सो नॉन प्रीएम्प्टिव वाला क्या करता है कि अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो वो चाहे शॉर्टेस्ट जॉब है या नहीं है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जिस वक्त वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था उस वक्त वही प्रोसेस जो है सबसे शॉर्टेस्ट जॉब था। नाउ अब देखिए यहां पे हम, क्योंकि ये सेम टाइम पे आए हैं प्रोसेसेस, तो आप देख रहे हैं कि P4 जो है वो 3 मिलीसेकंड के ऊपर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। ठीक है, उसको 3 मिलीसेकंड चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। सो 0 मिलीसेकंड पे P4 जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। नाउ अब देखिए उसको 3 मिलीसेकंड चाहिए थे, हमने 3 मिलीसेकंड उसको दे दिए, 0 से 3 मिलीसेकंड उसने एग्जीक्यूशन की अपनी और कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब आप देखिए कि इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट जॉब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसको कट कर दें, इसको माइनस कर दें। अगर आप यूं कर दें, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि आप जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया उसके ऊपर ऐसे लाइन डाल के उसको खत्म कर दें, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बारी आ गई इन बाकी ये प्रोसेसेस रह गए, इनमें से देखिए कि कौन सा प्रोसेसेस ऐसे हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आप देखिए ये जो 6 वाला है ये शॉर्टेस्ट जॉब है, सो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी आप यहां पे लिख देंगे P1। ठीक है, और इसको 6 मिलीसेकंड चाहिए, सो 3 + 6 आपने 9 कर दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो ये प्रोसेस भी आपका, ये जो ये वाला था P1 ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपके पास ये दो प्रोसेसेस रह गए हैं। अब आप देखिए कौन सा शॉर्टेस्ट जॉब है, P3 जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब है। सो आप क्या करते हैं कि P3 को यहां पर लिखते हैं और इसको कितने चाहिए, 7 मिलीसेकंड चाहिए, तो 9 + 7 जो है आपका 16 हो गया। सो आपने यहां पे लिख दिया। इसी तरह जब आप, यानी आपका ये वाला जो है प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया, यहां तक आप लिख चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, P2 को यहां पे लिखेंगे, इस बॉक्स के अंदर P2 लिखेंगे और इसको 8 मिलीसेकंड चाहिए, 16 के अंदर प्लस करेंगे 8, वो बनेगा 24, तो ये प्रोसेस भी आपका कंप्लीट हो गया। सो आप देख रहे हैं
कि इस तरीके से आप ये लिख के इसको पेंसिल से लाइंस डाल के आप इस तरह कर सकते हैं, बाद में इसको मिटा दीजिए बेशक। सो बेटे सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई एड्स हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूं। ओके नाउ अब आपने ये गैंट चार्ट कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे बेटे सिंपल है, कंप्लीशन टाइम उसी तरह आपने निकालना है जैसे आप निकालते होते थे। आपने क्या करना है कि सबसे आखिर से स्टार्ट करना है, यानी P2 का जो कंप्लीशन टाइम है वो क्या है 24 मिली सेकेंड है, तो ये P2 है आपका, तो यहां पे आप 24 लिख दीजिए। ठीक है, P3 का जो आपका कंप्लीशन टाइम है वो 16 मिली सेकेंड है, तो आप यहां पर इसको लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह P1 का 9 है, तो हमने P1 की जगह पे 9 लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह P4 का 3 है, तो P4 वाली जगह पे हमने 3 लिख दिया। सो ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी। उसके बाद बेटे ये वेटिंग टाइम आपने कैलकुलेट करना है इस फार्मूले के तहत। आपको FCFS के अंदर ये सारी चीज मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं चीजें रिपीट नहीं करूंगा। सो आप देखें टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम आपके पास गिवन है। ये टर्न अराउंड टाइम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और बस टाइम आप यहाँ पे ये सारा कुछ कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेशन लेते जाएंगे। सो बेटे ये जो कैलकुलेशन है ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लीजिए। सो आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। देखें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, देखें ये कंप्लीशन अराइवल टाइम क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको उठाएं, कॉपी करें और इसके अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, सो आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। सो यही वाली वैल्यूज यहां पे आ गई। ओके क्लियर, क्योंकि आपका 9 माइनस 0 जो है 9 ही रहेगा, 24 माइनस 0 24 ही रहेगा। सो ये वाली वैल्यूज यहां आ जाएंगी। सो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया, ये ना हो कि आप परेशान हो क्यों नहीं लिखा, ये यही वाली वैल्यू यहां आनी है इसलिए नहीं लिखा हुआ था। ओके सो आप वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टेंस आप अगेन देखेंगे, कैसे देखेंगे फर्स्ट इंस्टेंस, दोबारा से बता रहा हूं आपको। आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि P4 है, P4 का फर्स्ट इंस्टेंस क्या है 0। आप ये देखें P4 उसका फर्स्ट इंस्टेंस क्या है 0। ठीक है, P1 का फर्स्ट इंस्टेंस क्या है 3। ठीक है, P1 को अगर आप देखें यहां पर उसका फर्स्ट इंस्टेंस हमने 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह P3 का फर्स्ट इंस्टेंस 9 है और P2 का 16 है। सो इसका आप देख रहे हैं कि 9 और 16 ये आपके सामने ये वैल्यूज लिखी हैं। सो इसी तरह से ये आपने फिल कर लिया और बड़ी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया और इनकी जो है ना वेटिंग टाइम की एवरेज निकाल दी और इसी तरह आपने निकाल लेना। नाउ अब देखिए अगर सेम वैल्यूज के ऊपर मैं FCFS अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आया था 10.25 आता है। ठीक है, अगर मैं इसको सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करूं यानी इस सीक्वेंस में करूं तो ये FCFS बनेगा। सो FCFS जो है उसका जो वेटिंग टाइम आ रहा है 10.25 मिली सेकेंड आ रहा है और SGF अगर हम ये करें कि शॉर्टेस्ट जॉब को पहले एग्जीक्यूट करें तो क्या वेटिंग टाइम आ रहा है 7 मिली सेकेंड। सो आप देख रहे हैं कि ये जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम है ये इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम ये FCFS के मुकाबले में बेहतर है। सो ये प्रूव करता है कि ये जो एल्गोरिदम है ये उसके मुकाबले में बेहतर है। सो ऐसे मजीद एल्गोरिदम्स की भी जरूरत है। सो ये जो SJF है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी इसके अंदर प्रीएम्पशन नहीं हो रही, इसके अंदर एक प्रोसेस को वेट करवा के दूसरे को एग्जीक्यूट नहीं करवाया जा रहा। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिदम होगा वो प्रीएम्प्टिव वाला होगा, SJF प्रीएम्प्टिव होगा, उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम को का एक और हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीएम्प्टिव। इससे पहले हमने नॉन प्रीएम्प्टिव SJF पढ़ा था जो कि क्या करता था कि शॉर्टेस्ट जॉब को एग्जीक्यूट करता था। अब क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है तो तमाम प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम क्या करते हैं कि वो इस एल्गोरिदम के क्राइटेरिया की बेस पे काम करते हैं और अगर फर्ज करें कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ये किस क्राइटेरिया पे चलता है, शॉर्टेस्ट जॉब की बेस पे। अगर कोई एक
प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पहले आया, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, वो शॉर्टेस्ट जॉब था, एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट जॉब किस बेस पे होगा, इस बस टाइम की बेस पर। जिसका बस टाइम कम होगा वो शॉर्टेस्ट जॉब है, उसको कम सीपीयू का टाइम चाहिए। जिसको कम सीपीयू का टाइम चाहिए वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो बेटे जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी, अगर एक एग्जीक्यूट हो रही है और थोड़ी देर बाद एक और जॉब आ गई जो कि उससे भी ज्यादा शॉर्टेस्ट है, तो वो जो पहले वाली जॉब है उसको वेटिंग पे लगा दिया जाएगा और जो दूसरी जॉब होगी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। सो ये एल्गोरिदम, प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है, यानी ये क्या करता है कि ये प्रोसेस को इंटरप्ट करता है और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराता है, इस तरह से करता है। और कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, और वो जो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस की हुई है। अब आप देखिएगा वो किस तरह से अप्लाई होती है जो आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के अंदर। नाउ देखिए बेटे, इसके अंदर हमें गिवन, ये वैल्यूज गिवन है सारी, ठीक है। हमें बस टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है और प्रोसेस की आईडी हमें गिवन है। सो हम गैंट चार्ट बनाते हैं। नाउ देखिए बेटे, गैंट चार्ट बनाया, सबसे पहले जो प्रोसेस अराइव हुआ है, देखिए अराइवल टाइम P1 का 0 है। सो 0 मिली सेकेंड पे और कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था स्वाय इस P1 के। सो हमने क्या किया, जो ये आया सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। सो P1 को सीपीयू को दे दिया गया और ये एग्जीक्यूट हुआ। जब देखिए टाइम गुजरा 1 मिली सेकेंड, जब 1 मिली सेकेंड गुजरा, आप देखिए ये एक और प्रोसेस जो है जिसका नाम P2 है, ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया है, रेडी क्यू के अंदर ये भी आ गया है। अब देखिए आप ये चेक कीजिए कि 1 मिली सेकेंड के बाद इस प्रोसेस P1 का क्या सिस्टम हो चुका है, वो 7, उसके जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना है, 7 मिली सेकेंड। सो आप ये देख रहे हैं यहां पर, ये मैंने इसको 7 मिली सेकेंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसका टाइम 7 मिली सेकेंड रहता था, और P2 जो है उसको कितना बस टाइम चाहिए, इसको बस टाइम 7 मिली सेकेंड चाहिए। P2 को कितना चाहिए, 4 मिली सेकेंड। तो 4 बड़ा है या 7? सो आपने देखा कि P2 जो है वो शॉर्टेस्ट जॉब है, P1 शॉर्टेस्ट जॉब नहीं है। सो आपका एल्गोरिदम क्या करेगा, P1 को वेटिंग के अंदर डाल देगा और फिर क्या करेगा, P2 को इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो आपने देखा कि 1 मिली सेकेंड के बाद मैंने क्या किया, मैंने P2 को यहां पे लिख दिया और P1 को एग्जीक्यूट करने से स्टॉप कर दिया, वेट कर दिया। अब जब इसकी नेक्स्ट टाइम बारी आएगी, हम देखेंगे जब ये शॉर्टेस्ट जॉब होगा तब इसकी बारी आएगी। नाउ अब देखिए, अब P2 को मैंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। सो मैंने जब P2 को एग्जीक्यूट किया तो 2 मिली सेकेंड पे आप देखिए कि ये प्रोसेस P3 जो है ये आ गया, ठीक है। लेकिन इसका बस टाइम कितना था, 9। और अगर मैं इसका रिमेनिंग टाइम देखूं 1 मिली सेकेंड के बाद तो कितना होगा, 3। तो 3 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो आपको मालूम है कि जो 9 है वो बड़ा है, 3 स्मॉल है। सो P2 ही एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। फिर 3 मिली सेकेंड के बाद P4 भी आ गया, इसको 5 मिली सेकेंड चाहिए थे, ठीक है। और P2 को कितने चाहिए, अब P2 को 2 मिली सेकेंड चाहिए, क्योंकि 2 मिली सेकेंड ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। 3 मिली सेकेंड जब गुजरेंगे तो ये 2 मिली सेकेंड इसके एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। नाउ आप देखिए कि ये इसको P2 को जो है 2 मिली सेकेंड चाहिए और P4 को 5 मिली सेकेंड चाहिए। सो ऑब्वियसली हमें पता है कि P2 शॉर्टेस्ट जॉब है, सो वही एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा बेटे, 1-1 मिली सेकेंड के ऊपर आपने चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये गलती नहीं करनी है कि ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है और जहां पर भी शॉर्टेस्ट जॉब आएगी, शॉर्टेस्ट जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी और दूसरे प्रोसेस को वेटिंग पे डाल दिया जाएगा। ओके, नाउ P2 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन 5 मिली सेकेंड पे कंप्लीट कर दी। सो P2 जो है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम देखेंगे P2 जब एग्जीक्यूशन अपनी कंप्लीट करेगा 5 मिली सेकेंड, आप देखें यहां पर इसकी एग्जीक्यूशन, P2 की जो एग्जीक्यूशन है वो 5 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हो गई है। सो आप ये कंप्लीशन टाइम यहां लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये अब
इससे दोबारा और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना। नाउ अब देखिए, इसके बाद आप देखिए कि कौन सी शॉर्टेस्ट जॉब है, क्या ये वाली या इसके 7 मिली सेकेंड रहते हैं, ये नहीं है, याद रखिएगा ये 8 मिली सेकेंड नहीं है, 7 इसके रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ 7, 9 और 5 इनमें से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो P4 स्मॉलेस्ट है, सो P4 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और क्योंकि सारे प्रोसेस आ चुके हैं इसलिए अब प्रीएम्पशन नहीं होगी, ठीक है। अगर मजीद प्रोसेसेस होते तो फिर प्रीएम्पशन की गुंजाइश होती, अब नहीं है। अब हमें पता है कि ये शॉर्टेस्ट है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। सो हमने क्या किया, P4 को यहां पर लिख दिया, ठीक है, P1, P2 और फिर P4 को लिखा। और P4 को कितने मिली सेकेंड चाहिए थे, जितने मिली सेकेंड चाहिए थे हमने 5 के 5 मिली सेकेंड उसको दिए, 10 मिली सेकेंड पे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये 7 मिली सेकेंड वाला ये प्रोसेस P1 जो है ये शॉर्टेस्ट है जॉब है, और P3 जो है ना वो 9 मिली सेकेंड के साथ बड़ी जॉब है, इसलिए हम इसको करेंगे। सो P1 को हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहां पर। सो 17 मिली सेकेंड के ऊपर बेटे P1 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी आई P3 की, सो P3 हमने लिखा वो भी कंप्लीट हो गया। सो इस तरह से ये सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए और ये गैंट चार्ट आपका बन गया, ठीक है। सो मैं इसको इरेज करता हूं लाइंस को, ठीक है। ओके, अब देख रहे हैं आप ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया। नाउ बेटे देखो, आपको थोड़ा सा देखिए ये डिफरेंट एल्गोरिदम है एज कंपेयर टू नॉन प्रीएम्प्टिव के। इसमें प्रीएम्पशन हो रही है और आप देख रही है कि इसके अंदर P1 जो है आप देखिए कि 2 डिफरेंट टाइमिंग के अंदर 2 दफा एग्जीक्यूट हुआ है, फिर वो कंप्लीट हुआ है। नाउ अब देखिए, अब आपका कंप्लीशन टाइम थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब आपने कंप्लीशन टाइम नोट करना है, तो P3 तो डेफिनेटली 20 यहां से देखेंगे। सो अगर आपने यहां से देखना शुरू किया तो आपने ये 1 लिख देना है, जो कि गलत होगा। आपको पता है कि P1 जो है 17 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है। सो ये वो मिस्टेक है जो मैंने आपको कहा था कि जब भी कंप्लीशन टाइम देखें तो वो एंड से देखना शुरू करें। सो P3 का जो है वो 26 है, आप देखें कि मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह P1 का जो है 17 है, आप देख लें कि मैंने यही लिखा हुआ है। एंड P4 का 10 है, P2 का 5, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो कंप्लीशन टाइम है ये सारे उसी तरह से आपके यहां पे लिखे हुए हैं। ओके, क्लियर सबको। नाउ बेटे देखें, जब कंप्लीशन टाइम आपको मालूम हो गया तो ये रिमेनिंग टाइम का इस एग्जीक्यूशन के दौरान सिर्फ कैलकुलेशन होती है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पेश आती। अब आप देखिए आगे फार्मूलाज हैं। आपने टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम आपका ये लिखा हुआ है माइनस अराइवल टाइम 17 माइनस 0 17 आ गया। सो एंड सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह वेटिंग टाइम भी आप कैलकुलेट करेंगे, टर्न अराउंड टाइम यानी ये वाला टाइम, ठीक है, माइनस बस टाइम, तो 17 माइनस 8 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो आप आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। और फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सीपीयू अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से होगा कि P1 का फर्स्ट इंस्टेंस क्या है, 0, यहां आप 0 लिख देंगे P1 का, ठीक है। इसी तरह P2 को जो फर्स्ट इंस्टेंस था वो 1 था, ठीक है। P2 का आप यहां पर ऐसे करके 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह P4 जो है वो 5 मिली सेकेंड के ऊपर आया, तो आप यहां पर इसका ऐसे करके 5 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह P1 का ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। सो याद रखिएगा फर्स्ट इंस्टेंस मैंने कहा था इधर से लिखना है, अगर आपने दोबारा लिखा तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। P3 का जो है वो आपका 17 है, सो आप यहां पर इस जगह पे लिख देंगे कि ये 17 इसका 17 यानी कि इसकी ये वैल्यू। सो ये आपका फर्स्ट इंस्टेंस हो गया। नाउ अब आप इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस माइनस अराइवल टाइम यानी कि 0 माइनस 0 करेंगे तो आपका ये 0 आ जाएगा। ये 1 माइनस 1 करेंगे ये 0 आ जाएगा। 17 माइनस 2 करेंगे आंसर आ जाएगा। सो इट इज वेरी इजी, ठीक है। सो बेटे वंस आपने ये गैंट चार्ट बना लिया तो आप देख रहे हैं कि ये बड़ा आसान हो गया सारा काम। सिर्फ आपने एल्गोरिदम की एग्जीक्यूशन समझनी है और ये गैंट चार्ट बनाना है। जब ये गैंट चार्ट बन गया, इस टेबल के अंदर आप वैल्यूज पुट करें, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आपने वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, ठीक है, एंड सो ऑन। सो अगर आप देखें, अब आपने क्या किया, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जो
SGF एल्गोरिदम था नॉन प्रीएम्प्टिव, वो FCFS के साथ बेहतर था। अब हमने क्या किया, हमने एवरेज वेटिंग टाइम प्रीएम्प्टिव के साथ भी निकाला और एवरेज वेटिंग टाइम नॉन प्रीएम्प्टिव का भी निकाला। सो बेटे जब नॉन प्रीएम्प्टिव का भी निकाला तो हमने देखा कि नॉन प्रीएम्प्टिव का 7.75 निकल रहा था, लेकिन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम जो है वो क्या है 6.5 है। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम जो प्रीएम्प्टिव है उसका वेटिंग टाइम जो है वो कम होता है, वो बेहतर है एज कंपेयर टू SJF नॉन प्रीएम्प्टिव के। सो ये एक और हमारे पास इसकी चीज की आ गई। सो बेटे जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर एक से ज्यादा आपको डेटा गिवन हो जाता है और एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं कि ये फलाना वाला एल्गोरिदम भी है, मसलन SJF आपको दे दिया, SJF प्रीएम्प्टिव भी दे दिया, नॉन प्रीएम्प्टिव भी दे दिया, और इसी तरह आपको FCFS भी दे दिया। सो आप ये बहुत सारे एल्गोरिदम जब सॉल्व करते हैं तो आपको फिर कहा दिया जाता है कि अच्छा बताएं कि एवरेज वेटिंग टाइम के हिसाब से कौन सा बेहतर है, या एवरेज टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से कौन सा बेहतर है, या एवरेज रिस्पांस टाइम के हिसाब से कौन सा बेहतर है। सो बेटे जिस एल्गोरिदम का टाइम कम होगा, एवरेज वेटिंग टाइम कम होगा, वो एवरेज वेटिंग टाइम के हिसाब से बेहतर होगा। जिसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कम होगा वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से बेहतर होगा। जिसका एवरेज रिस्पांस टाइम कम होगा उसका एवरेज रिस्पांस टाइम के हिसाब से वो एल्गोरिदम। सो आपने ये इस तरह से सॉल्व करना होता है, इस तरह से पेपर के अंदर ही बेटे ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टाइम हम अगला एल्गोरिदम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। बेटे नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिदम है दैट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन या RR एल्गोरिदम जो है उसके अंदर एक टाइम क्वांटम डिफाइन कर दिया जाता है। एल्गोरिदम एक फिक्स्ड टाइम कर देता है। ये टाइम जैसे यहां पर हमने आपको गिवन किया हुआ होता है, ये पहले से आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। सो आपको ये चीज मालूम होगी। अब हर प्रोसेस इतने मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, रिगार्डलेस कि वो पहले आया है या जब मर्जी आया है। जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसको सिर्फ 3 मिली सेकेंड टाइम दिया जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद उसको वेटिंग में डाला जाएगा और फिर दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको भी इतना ही टाइम दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। सो ये टाइम क्वांटम इस एल्गोरिदम के अंदर फिक्स्ड है और यही इंपॉर्टेंट है। सो बेटे सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डेटा को अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया। ये नहीं भूलना है आपने, अगर आपने ये गलती की तो आपका सारा क्वेश्चन, सारा आंसर गलत हो जाएगा। सो बेटे आपको हम हमेशा इसकी तरतीब से नहीं देते, अराइवल टाइम की तरतीब से हम डेटा नहीं देते, जानबूझ के नहीं देते, ताकि आप इस चीज को याद रखें और इस एल्गोरिदम को अप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट करें। ओके, सो आपने क्या किया बेटे, पहले प्रोसेस P1 आया एट टाइम 0 और इसको जो है बस टाइम चाहिए थे 10 मिली सेकेंड, यानी उसको 10 मिली सेकेंड CPU का टाइम चाहिए, लेकिन टाइम क्वांटम कितना है 3 मिली सेकेंड। सो हमने सबसे पहले गैंट चार्ट में P1 को लिख दिया और उसको कितना टाइम दिया 3 मिली सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम इतना है, याद रखिएगा 3 मिली सेकेंड से ज्यादा हमने किसी भी प्रोसेस को टाइम नहीं देना। सो इसी तरतीब से हम प्रोसेस लिख देंगे P1, P2, P3, P4। आप देख रहे हैं P1, P2, P3 और P4। पहले फर्स्ट स्टेप में हमने सारे प्रोसेसेस को इसी तरह लिख दिया और यहां पे टाइम इसका 3 मिली सेकेंड लिखा क्योंकि इसको 3 चाहिए था, इसको 3 दिया गया है। इसी तरह P2 को भी 3 दिया गया है। आप देख रहे हैं P3 को भी, देखें इसके अंदर 0 से 3 तक ये चला, फिर ये 3 से लेकर 6 तक यानी 3 मिली सेकेंड ये चला, फिर उसके बाद ये 3 मिली सेकेंड चला, फिर ये जो है ये 3 मिली सेकेंड चला। और ये पहला चक्कर जो है रॉबिन ने, यानी जो चिड़िया है उसने पहला चक्कर लगाया। जब यहां पर वो पहुंचेगी तो फिर यहां से वापस P1 पे आएगी। ठीक है, सो P1 की बारी दोबारा आ गई क्योंकि P1 अभी रहता था। वो कितना एग्जीक्यूट हो चुका है, P1 जो है उसका रिमेनिंग टाइम कितना था,
जब पहले वो एग्जीक्यूट हुआ 3 मिली सेकेंड वो एग्जीक्यूट हुआ, तो रिमेनिंग टाइम उसका कितना हुआ 7 मिली सेकेंड। यहाँ पे हमने लिख दिया है रिमेनिंग टाइम के अंदर, ताकि हमें याद रहे और एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में हमें आसानी हो। सो याद रखिएगा बेटे, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि हम अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि कितना टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, अब उसके बाद जब इसकी बारी आई तो 3 मिली सेकेंड और एग्जीक्यूट हुआ और ये 15 मिली सेकेंड हो गए इसको। तो बकाया कितने बच गए, अगर 7 में से 3 माइनस करें तो 4 रह गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो P2 की हम बात करें तो ये 3 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होने के बाद इसका रिमेनिंग टाइम कितना था, 1 मिली सेकेंड रह गया था। सो ये 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, 1 मिली सेकेंड P2 एग्जीक्यूट होगा। देखें 15 से 16 मिली सेकेंड तक वो एग्जीक्यूट हुआ, तो ये प्रोसेस फिर खत्म हो गया ना। सो हमें क्या करते हैं, इन प्रोसेसेस को एलिमिनेट करते जाते हैं। ये प्रोसेस यहां से खत्म हो गया। ठीक है, सो हम यहां पर हैं इस वक्त, ये P2 जो है ये यहां पर आके ये खत्म हो गया। ठीक है, अब P2 एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका सारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, इसको जितना टाइम चाहिए था वो मिल चुका है इसको, और ये अपने एग्जीक्यूट करने के बाद ये टर्मिनेट हो चुका है। ये जो है ना नॉर्मल टर्मिनेशन या फिनिश हो चुका है, प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। नाउ अब देखिए, अब इसके बाद P3 की बारी है, तो P3 को 3 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका था, तो बकाया इसके कितने थे 2 मिली सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ पे 1 मिली सेकेंड चाहिए था, सिर्फ 1 दिया है। ये नहीं कि हमने बाकी 2 मिली सेकेंड भी इसके साथ वेस्ट करने, नहीं, इसको नहीं चाहिए तो नहीं मिलेंगे, वो अगले को मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट वाले इसको मिले हैं 2 मिली सेकेंड, अब इसको मिले हैं 16 से आगे 2 मिली सेकेंड इसको दे दिए गए, क्योंकि सीपीयू को बेटे मालूम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो वो जब ये फिनिश हो चुका है तो बस उसको वहां पे उसने स्टॉप करके अगले प्रोसेस को लोड कर दिया। ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, बार बार एक प्रोसेस को वेटिंग में डाला जा रहा है और दूसरे प्रोसेस को लोड किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो जो मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है वो यहां पर यूज हो रही है। ठीक है, आरआर एल्गोरिदम जो है वो इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म जो आपका शेड्यूलिंग है उसको यूज करता है, यानी प्रोसेस को वेटिंग के अंदर डालता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं क्लियर है तो दोबारा से वो शेड्यूलिंग वाली वीडियो को दोबारा से देखें, उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, मैंने समझाई हुई है ये। नाउ अब देखें बेटे, ये P3 जो है ये 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहां पर, और ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। सो ये वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, अब इसकी भी जरूरत नहीं है, ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये जो आपका गेन चार्ट है इसके अंदर कोई चीज कब अपीयर होगी ये भी हम डिफाइन करते जा रहे हैं। अब बेटे देखो P4 की बारी आई, तो ये जब पहली साइकिल इसकी हुई थी तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। सो इसकी बारी तो आएगी ही नहीं, जाहिर बात है 3 मिली सेकेंड इसको चाहिए थे, तो ये तो 3 मिली सेकेंड ले चुका है। P4 जब एग्जीक्यूट हुआ था तो यहीं पे उसने 3 मिली सेकेंड लिए थे, तो सो यहीं पे वो कंप्लीट हो गया था। तो इसलिए अब बारी किसकी है, सिर्फ एक प्रोसेस रह गया, तो ऑब्वियसली इसी की बारी आएगी। सो ये कितना एग्जीक्यूट हुआ होता है, ये जितना एग्जीक्यूट हुआ था उससे आगे बेटे ये एग्जीक्यूट हुआ, इसको 3 मिली सेकेंड और दिए। ठीक है, जब 3 मिली सेकेंड और दिए तो 1 मिली सेकेंड रह गए। सो ये यहां तक एग्जीक्यूट हुआ, अभी 1 मिली सेकेंड और चाहिए, तो इसी को दोबारा से एग्जीक्यूशन, इसी की बारी आएगी, फिर इसको 1 मिली सेकेंड और एग्जीक्यूट किया और यहां पर ये कंप्लीट हो गया। सो आपने देखा कि यहां पे बार बार प्रीएम्प्शन हो रही है, और आप देख रहे हैं रिमाइनिंग टाइम आपने कैलकुलेट किया है। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। नाउ अब बेटे देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसको आप बार बार वीडियो को लगा के देखिए ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने क्या बोला है। आपको ये वाली वर्किंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, अदरवाइज आप, और ये वाली चीज आप देखें, वंस आपने गेन चार्ट सही बनाया और ये वाली चीज सही बनाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आगे सारी कैलकुलेशन सिंपल है। अब देखें यहां पे एंड से आपने इस आखिर वाली जगह से यहां से आपने देखना शुरू करना है। P1 ने अपनी कंप्लीशन कब की, 22 मिली सेकेंड पे। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 22। ठीक है, इसी तरह P3 को, अब देखिए मैंने ये नहीं देखना, ये दोबारा P1 नहीं देखना, मैं P1 को लिख चुका हूं। ठीक है, P3 को मैं देखूंगा वो 18 पे है, तो सो मैंने P3 यहां से मैंने देखा तो ये 18 मैंने लिख दिया। सो आप देख रहे हैं कि ये मैंने ये टाइम कैसे लिखा है, यहां से ऐसे करके लिखा है, एंड से देखते हुए मैंने कंप्लीशन टाइम लिखा।
इसी तरह अगर फर्स्ट इंस्टेंस मैं देखूंगा तो मैंने कहा है कि मैं यहां से देखूंगा। सो P1 को फर्स्ट इंस्टेंस कब मिला? 0 पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया। इसी तरह P2 को देखूं तो 3 पे मिला, इसी तरह P3 को देखूं तो 6, तो 0, 3, 6 और 9 ये ऐसे मिला है रिस्पॉन्स। ठीक है, सो ये सारा इधर वैल्यू आ गई और ये बाकी आगे कैलकुलेशन आपको मालूम है, आपको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो याद रखिएगा बेटे, ये जो राउंड रॉबिन है एल्गोरिदम, हमेशा इसके अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो तमाम एल्गोरिदम से बेहतर होता है। हमेशा ये टर्न देता है, हर एक प्रोसेस को जो टर्न देता है, बारी जो देता है, वो जल्दी बारी दे देता है। ठीक है, सो ये एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ टर्न अराउंड टाइम ये बेहतर होता है। क्लियर हो गया? सो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, अगर आपकी कैलकुलेशन में ये ना हो तो इसका मतलब आपने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ठीक है, सो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम आज हमने पढ़ा है और आप इसी तरह बेटे टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकाल सकते हैं, वेटिंग टाइम की एवरेज निकाल सकते हैं और रिस्पांस टाइम की एवरेज निकाल सकते हैं। सो ये चीजें मैं बार बार रिपीट, मैंने कहा था नहीं करूंगा, सो नहीं करूंगा, फार्मूलाज लिखे हुए हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट एल्गोरिदम हम इसके बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम स्टडी करेंगे और बेटे प्रायोरिटी में ये एल्गोरिदम जो है बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज है, जैसे कि सोलारिस है, ये प्रायोरिटी एल्गोरिदम को यूज करते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होती है। सो इसको प्रैक्टिकली यूज करना आसान है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम लाइक जैसे SJF है, SJF को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये कैसे हम गेस करेंगे कि शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, या इसको पहले से कैलकुलेट करना कि CPU के कितने साइकिल्स किसी प्रोसेस को चाहिए, ये डिफिकल्ट है। सो ये जो प्रैक्टिकल एल्गोरिदम है ये ज्यादा आसान है और ज्यादातर बहुत सारे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ओके, नाउ बेटे ये एल्गोरिदम बेसिकली काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ये देखिए, अब मैंने पहले कभी प्रायोरिटी की वैल्यू नहीं यूज की, अब प्रायोरिटी की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप देख रहे हैं। और मैंने ये भी डिफाइन कर दिया कि स्मॉल वैल्यू जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर आपको गिवन ना हो तब आप इसी तरह सॉल्व करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर गिवन हो तो फिर यकीनन आप अगर आपको ये कह दिया जाए कि हाई वैल्यू इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आपने उस हिसाब से बेटे जो आपको गिवन होता है आपने गिवन के मुताबिक काम करना होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू। ठीक है, सो हमने ये कह दिया कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ओके, नाउ अगेन याद रखिएगा, मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं सॉर्ट किया। आप देख रहे हैं कि मैंने अराइवल टाइम के हिसाब से सॉर्ट किया है। दोबारा से बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं, ये गलती नहीं करनी। एल्गोरिदम के जो डेटा है उसको आपने, जो गिवन डेटा होगा आपको, ये यहां तक डेटा आपको गिवन है। सो यहां तक जो डेटा है आपने इस सारे डेटा को आपने सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। ये गलती नहीं करनी और इसको याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। आप देख लीजिए कि जो प्रायोरिटी हाई है मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि ये हाई प्रायोरिटी है। 1 जो वैल्यू थी वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सो ये हाईएस्ट है। और ये जो 4 है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है, सो अब इसको एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। सो बेटे देखो, एट 0 मिलीसेकंड पे ये P1 प्रोसेस था खाली। याद रखिएगा ये एल्गोरिदम जो हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे हमेशा प्रीएम्प्टिव होते हैं। ठीक है, RR एल्गोरिदम भी आपका ऑलवेज प्रीएम्प्टिव और ये एल्गोरिदम भी ऑलवेज प्रीएम्प्टिव होता है। अगर एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाएगा तो पहले वाले जो प्रोसेस है उसको वेटिंग में डाल दिया जाएगा और हाई प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो आप देख रहे हैं बेटे, सबसे पहले 0 मिलीसेकंड पे P1 आया, सो उसको इमीडिएटली CPU ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, हालांकि उसकी प्रायोरिटी 3 थी। ठीक है,
लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये जब रेडी क्यू के अंदर आया, अभी बाकी हो सकता है ये वाला प्रोसेस लोड हो रहा हो, बाकी भी लोड हो रहे हो, अभी नहीं लोड हुए, लेकिन जब हमने देखना शुरू किया 0 मिलीसेकंड पे तो ये प्रोसेस उस वक्त मौजूद था और ये प्रोसेस फौरन इमीडिएटली सीपीयू ने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और सीपीयू ने इसको 1 मिलीसेकंड तक एग्जीक्यूट किया। 1 मिलीसेकंड के बाद बेटे ये P2 जो प्रोसेस है ये अराइव हो गया 1 मिलीसेकंड पे। इसके बाद क्या हुआ कि 1 मिलीसेकंड पे जब ये आया तो हमने ये देखा कि इसकी प्रायोरिटी हाई है एज कंपेयर टू P1। सो होना ये चाहिए कि P2 जो है वो पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो हमने क्या किया, इसको यहां पे 7 मिलीसेकंड यहां पे लिखा, ठीक है, क्योंकि ये 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट हुआ है तो 8 में से 1 माइनस किया तो 7 बच गया। सो हमने यहां पे 7 लिख दिया। ये 8 है, इसमें से -1 कर दिया 1 मिलीसेकंड। ये जो P1 है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहां पे 1 लिखा और P2 को लोड कर दिया। अब P2 जो है उसको 1 मिलीसेकंड चाहिए, सो वो एग्जीक्यूट हो गया 1 मिलीसेकंड में, वो खत्म हो गया। जब 2 मिलीसेकंड आया तो ये इसकी प्रायोरिटी P3 की प्रायोरिटी 2 है और इसकी प्रायोरिटी 3 है। तो याद रखिएगा अब 2 मिलीसेकंड के बाद यहां पर ये प्रोसेस P1 लोड नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम है और आपका जो P3 है उसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। सो P3 को लोड किया और P3 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इसके बाद बेटे 3 मिलीसेकंड जब गुजरे तो 3 मिलीसेकंड के बाद P4 भी आ चुका था और P4 को जब हमने कंपेयर किया तो इसकी प्रायोरिटी आपकी हाई है, सो यही एग्जीक्यूट होता रहेगा, इसकी प्रायोरिटी 3 है। और इस तरह ये होगा कि ये जो P3 है ये वाला आपका P3 जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जब P3 अपनी एग्जीक्यूशन 5 मिलीसेकंड पे कंप्लीट कर लेगा तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूट होगा। देखें P1 है उसकी प्रायोरिटी 3 है, P4 जो है उसकी प्रायोरिटी 3 है। याद रखिएगा मैं शॉर्टेस्ट जॉब को बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूं, मैं प्रायोरिटी की बेस पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं इस प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, ये नहीं भूलना है आपने। नाउ अब देखिए, अब इसकी प्रायोरिटी P1 की और P4 की, इन दोनों की प्रायोरिटी बराबर हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक फिक्स आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई है, एक मसला बन गया, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अगर प्रायोरिटी दोनों की सेम हो तो हम नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, अराइवल टाइम देखते हैं, ठीक है। जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो एग्जीक्यूट होगा, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। सो अराइवल टाइम किसका कम है, P1 का अराइवल टाइम कम है क्योंकि वो पहले अराइव हुआ था, इसलिए उसका हक ज्यादा बनता है कि वो एग्जीक्यूट हो। सो P4 को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा बल्कि किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, P1 को। सो आप देख रहे हैं कि P3 के बाद मैंने P1 लिखा है यहां पर, ओके। ये बात नहीं बोलनी, यहां देखिए ये बहुत क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि किस बेस पे आपने काम करना है, अराइवल टाइम। और अगर फर्ज करें अराइवल टाइम भी दोनों का बराबर होता तो उस सूरत में आपने क्या करना था, प्रोसेस की आईडी को आपने देखना था, जिसकी आईडी प्रोसेस की पहले होती वो पहले एग्जीक्यूट होता। ये ज़हन में रखिएगा, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं, इनको नहीं भूलना है आपने। नाउ अब बेटे देखो P1 की बारी आई और P1 जो है क्योंकि प्रायोरिटी उसकी हाई है, वो P1 जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहां पर देखिए 12 मिलीसेकंड पे P1 खत्म हो गया। फिर उसके बाद P4 की बारी आई, ठीक है। P4 जो है वो आपका P2 जो है वो 1 मिलीसेकंड है, वो ऑलरेडी हमारा एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया था शुरू में ही, ठीक है। इसी तरह P4 और P5 दो रह गए हैं। P4 की प्रायोरिटी 3 थी, डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद P4 के बाद P5 की बारी आई, फिर ये भी एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया और आप देखें गेंट चार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ये गेंट चार्ट कंप्लीट करने के बाद बेटे हमने क्या करना है, हम इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे और अगेन हम उसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इस साइड से कंप्लीशन टाइम देखना है। P5 कितने टाइम पे कंप्लीट हुआ, 20 मिलीसेकंड पे, आप देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है। P4 जो है 14 पे हुआ है, P1 जो है वो 12 पे हुआ है। याद रखिएगा 1 पे नहीं कंप्लीट हुआ बल्कि वो 12 पे कंप्लीट हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से देखना है। सो आप देख रहे हैं कि ये करेक्ट आपने लिख दिया।
ना उसके बाद अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा P1 का जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो यहां से, फिर आप स्टार्टिंग से शुरू करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस को। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस P1 का जो है वो क्या है, वो 0 है। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे आप P1 का फर्स्ट इंस्टेंस 0 यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह P2 का जो है वो 1 है, सो यहां पे 1 लिख दें, ठीक है। और P3 का जो है वो 2 है, सो यहां पे 2 लिख दें, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह P1 का हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। P4 का 12 है, सो P4 का हम यहां पे लिख देंगे कि ये 12 है, ठीक है। इसी तरह P5 जो है वो इसका 14 है, सो मैं यहां पर ऐसे 14 लिख दूंगा। ओके, सो इस तरह से मैंने ये सारा कुछ लिख दिया और रिस्पांस टाइम फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे और आप ये देख लेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसकी वेटिंग टाइम की एवरेज निकालें, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम की एवरेज निकालें। उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्लस करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ये 5 प्रोसेस हैं, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे आप। सो आप ये देख रहे हैं यहाँ सारा आपको लिखा हुआ है, आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। सो दिस वाज आवर लास्ट एल्गोरिदम। सो ये आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम थे और ये कंप्लीट हो गए हैं। सो आप इसको बार बार वीडियोस को देख के बेटे इसको सीख सकते हो। ओके।